हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो आज का जो वीडियो हमारा रहने वाला है वो है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के ऊपर तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि मार्केट प्राइस क्या है, फिर हमें जानना होगा कि फैक्टर कॉस्ट क्या है। तो अगर मैं समराइज वे में कहूँ कि मार्केट प्राइस क्या है तो हम इसको कह सकते हैं अमाउंट पेड बाय बायर, यानी जो भी अमाउंट बायर पे करता है किसी भी कमोडिटी को परचेज करने के लिए, वही क्या होता है, मार्केट प्राइस। अगर मैं फैक्टर कॉस्ट की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि फैक्टर कॉस्ट क्या होगी, अमाउंट रिसीव बाय प्रोड्यूसर, अमाउंट रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर, यानी किसी भी कमोडिटी के लिए जितना भी अमाउंट प्रोड्यूसर रिसीव करता है वही क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट। अब आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लग सकता है कि जितने रुपए बायर पे करता है उतने ही रुपए प्रोड्यूसर या फैक्टर ओनर रिसीव करता है, तो इसमें डिफरेंस क्यों आता है। तो एग्जाम्पल के साथ हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए एक पर्सन है रोहित। रोहित एक गारमेंट्स शॉप पे जाते हैं और एक जीन्स परचेज करते हैं। अब जब जीन्स परचेज कर रहे हैं तो जीन्स का जो प्राइस था वो था ₹999। जब रोहित ने उसको परचेज कर लिया और रोहित ने कहा कि इस जीन्स को आप पैक करवा दीजिए, तो उस पैकिंग के साथ में रोहित को एक बिल मिलता है। अब बिल किस तरह से था, ऊपर लिखा था कॉस्ट ऑफ जीन्स, कितना हुआ 999। उसके नीचे लिखा था वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, ₹100। फिर लिखा था टोटल, कितना गया 1099। तो ध्यान से जरा समझिए आप, यहां पे क्या हुआ, 999 जीन्स की कॉस्ट थी, लेकिन उस पे ₹100 का वैट लग गया है। तो रोहित को टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ा, 1099। लेकिन एक्चुअल में प्रोड्यूसर ने या उस शॉपकीपर ने रिसीव कितना किया। देखिए यहां अभी जब जिस टाइम पे रोहित पे कर रहा है तो डेफिनेटली उस शॉपकीपर ने सेम ही रिसीव किया, और वो कितना रिसीव किया, 1099। लेकिन रियल में अगर आप इसको समझेंगे तो आपके समझ में आएगा जो ₹100 का वैल्यू एडेड टैक्स अभी बिल के साथ उस शॉपकीपर ने या प्रोड्यूसर ने रिसीव किया है वो उसके पास रहने वाला नहीं है। ये ₹100 तो गवर्नमेंट को पे कर दिए जाएंगे। तो एक्चुअल में उस शॉपकीपर ने या प्रोड्यूसर ने कितना रिसीव किया, 999। तो जो मैं कह रहा था, यानी रोहित ने कितना पे किया, 1099। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, मार्केट प्राइस, क्योंकि रोहित कौन है, कस्टमर है, कंज्यूमर है जो कमोडिटी को परचेज कर रहा है। और शॉपकीपर ने कितना रिसीव किया, 999। तो ये क्या है, हमारा फैक्टर कॉस्ट। तो बिल्कुल सिंपल, हमने आसानी के साथ में इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश की है। और कंसेप्ट क्या है हमारा, कि मार्केट प्राइस क्या है, अमाउंट पेड बाय बायर, फैक्टर कॉस्ट क्या है, अमाउंट रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर। अब देखिए इतनी बात तो हमें समझ में आ रही है और बहुत आसानी के साथ हम इसको समझ भी पा रहे हैं। अगर मैं इस एग्जाम्पल के बिहाफ पे क्या समराइज में मैं कुछ कह सकता हूँ, डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज द अमाउंट पेएबल बाय बायर। क्या कह रहा हूँ मैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज द अमाउंट पेएबल बाय बायर, देयरफॉर इट इज एडेड इन फैक्टर कॉस्ट
टू अराइव एट मार्केट प्राइस। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कमोडिटी के प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं, इसीलिए इनको फैक्टर कॉस्ट में ऐड किया जाता है मार्केट प्राइस पर आने के लिए। अभी जो मैंने बात आपसे कही उसके बिहाफ पर क्या आप कोई इक्वेशन सेट कर सकते हैं? डेफिनेटली आप इक्वेशन सेट कर सकते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी? हमने क्या कहा था कि फैक्टर कॉस्ट में आईटी ऐड करके एमपी आता है, तो बिल्कुल सिंपल हमारी इक्वेशन क्या बनती है? एफ सी प्लस आई टी इज इक्वल्स टू एमपी। क्या बनती है इक्वेशन माय डियर फ्रेंड्स? एफ सी यानी फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई है। इसको आपको नोट भी कर लेना है साथ साथ। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए मार्केट में केरोसिन ऑयल सेल किया जा रहा है, और जो केरोसिन ऑयल सेल किया जा रहा है वो 40 रुपीस पर लीटर पे सेल किया जा रहा है। अब यहां पे सोचना होगा कि केरोसिन ऑयल का यूज कौन से कंज्यूमर्स करते हैं? लो लेवल इनकम कंज्यूमर करते हैं, मिडिल लेवल इनकम कंज्यूमर करते हैं, या हाई लेवल कंज्यूमर्स करते हैं इसका यूज़? यानी जिनकी इनकम कम होती है वो लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, या जिनकी इनकम मिडिल होती है वो लोग केरोसिन ऑयल यूज़ करते हैं, या जिनकी इनकम ज़्यादा होती है वो वाले कंज्यूमर्स इसका यूज़ करते हैं? तो बिल्कुल सिंपल तौर पर आप इसको कह सकते हैं, आप सभी कह सकते हैं इसको, कि जो जिन लोगों की इनकम बहुत कम होती है वो वाले कंज्यूमर्स केरोसिन ऑयल का ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट देखती है कि जिन लोगों की इनकम कम है वो लोग केरोसिन ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या देखेगी कि भाई 40 रुपीज़ पर लीटर केरोसिन ऑयल का प्राइस ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट प्रोड्यूसर के पास जाती है और उनसे कहती है कि भाई आप इसका प्राइस 40 रुपीज़ पर लीटर नहीं रखेंगे। प्रोड्यूसर कहता है सर मेरी प्रॉब्लम है, मेरी कॉस्ट नहीं निकलेगी, मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा अगर मैं 40 रुपीज़ लीटर से कम प्राइस रखता हूँ। सरकार क्या कहती है? आप ऐसा कीजिए, इसको 25 रुपीज़ पर लीटर पे सेल कीजिए। जो 15 रुपीज़ आपको लॉस होगा वो गवर्नमेंट आपको पे करेगी, वो गवर्नमेंट आपको पे करेगी। यानी जो गवर्नमेंट ने 15 रुपीज़ उस प्रोड्यूसर को दिए हैं, ये क्या हुआ? ये हुआ सब्सिडी। क्या हुआ? सब्सिडी। अब सब्सिडी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कह सकते हैं सब्सिडी कौन सा अमाउंट हुआ? सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू असिस्ट पीपल ऑफ इकोनॉमी। सब्सिडी क्या हो गया? जो गवर्नमेंट द्वारा पे किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है ना? अमाउंट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। सब्सिडी क्या हो गया? अमाउंट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू असिस्ट पीपल ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के लोगों को असिस्ट मीन्स क्या हो गया? सहायता करना। तो इकोनॉमी के लोगों को हेल्प देने के लिए, सहायता करने के लिए जो भी अमाउंट सरकार पे करता है, प्रोवाइड करता है, वही क्या होता है? सब्सिडी। अब जरा ध्यान से एग्जाम्पल में देखिए कि 40 रुपीज़ पर लीटर प्रोड्यूसर रिसीव कर रहा है, लेकिन बायर कितना पे करेगा? यहाँ पे 25 रुपीज़। 25 रुपीज़ बायर ने पे किए, 40 रुपीज़ फैक्टर ऑनर ने या प्रोड्यूसर ने रिसीव किए। तो जो मैं कह रहा था कि मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस क्या है? अमाउंट पेड बाय बायर। फैक्टर कॉस्ट क्या है? अमाउंट रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर।
बिकॉज यहाँ पे केरोसिन ऑयल का जो मार्केट प्राइस है वो तो 25 रुपीज़ ही रखा गया है गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बाद में। 15 रुपीज़ तो गवर्नमेंट ने सीधे सीधे प्रोड्यूसर को पे किए हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, जहाँ से हमने वीडियो को स्टार्ट किया था वही बात क्लियर है। मार्केट प्राइस क्या होता है, अमाउंट पेड बाय बायर। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, अमाउंट रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर। तो इस एग्जाम्पल के अंदर आप देखें ध्यान से अगर, तो 40 रुपीज़ पर लीटर फैक्टर कॉस्ट है, 25 रुपीज़ पर लीटर मार्केट प्राइस है, और 15 रुपीज़ गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर को क्या कर दिए हैं, पे कर दिए हैं। अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सब्सिडी ने मार्केट प्राइस को कम कर दिया है। सब्सिडी ने मार्केट प्राइस को कम कर दिया है। तो क्या मैं इस तरह कह सकता हूं, कैसे कह सकता हूं, सब्सिडी रिड्यूस द अमाउंट पेबल बाय बायर। सब्सिडी रिड्यूस द अमाउंट पेबल बाय बायर, therefore it is subtracted from factor cost to arrive at market price। तो ध्यान से अगर आप समझेंगे तो हम यहां पर एक और इक्वेशन बना सकते हैं, और वो इक्वेशन क्या रहेगी। अभी मैंने कहा कि फैक्टर कॉस्ट में से हम सब्सिडीज को सब्ट्रैक्ट करके मार्केट प्राइस पे आते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या रहेगी, एफ सी फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडीज इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। एफ सी माइनस सब्सिडीज इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। बिल्कुल सिंपल। अब आप लोगों के माइंड में आ सकता है कि सब्सिडी को माइनस करके हम मार्केट प्राइस पे आ रहे हैं, और जो हमने पहले समझा कि एफ सी में आई टी को ऐड करके हम कहाँ पे आ रहे हैं, मार्केट प्राइस पे आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से समझें तो देखिए, डिफरेंट कमोडिटीज़ के साथ डिफरेंट बिहेवियर किया जाएगा। हर कमोडिटी पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा, हर कमोडिटी को सब्सिडी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। यानी बिकॉज हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो हम इकोनॉमी एज होल की बात करते हैं, पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं। यानी इस इकोनॉमी के अंदर कुछ गुड्स पे इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाएगा, इम्पोज किया जाएगा, और कुछ गुड्स को सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जो दो इक्वेशन हमारी बनी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, उन दोनों के बिहाफ पे हम पूरी इकोनॉमी के लिए एक और इक्वेशन बना सकते हैं। हम कह सकते हैं एफ सी प्लस आई टी माइनस सब्सिडीज इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। एफ सी प्लस आई टी माइनस सब्सिडीज इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। अब यहां पर जो आई टी माइनस सब्सिडीज आया है उसके प्लेस पे हम लोग एन आई टी भी लिख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन कैसे बनती है, हमारी इक्वेशन आगे बनती है एफ सी प्लस एन आई टी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। यानी सिंपल एकदम, एफ सी में और एम पी में डिफरेंस किसका आया, एन आई टी का, एन आई टी का। आपकी नॉलेज के लिए मैं आके बता दूं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स 5 कैटेगरीज में आप स्टडी कर सकते हैं। एक सेल्स टैक्स हो गया, एक वैट हो गया, एक एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, और सर्विस टैक्स हो गया। सबसे पहले हम बात करें अगर किसकी, सेल्स टैक्स की, तो सेल टैक्स किस पे इम्पोज किया जाएगा। देखिए, अगर मुझे गुड्स को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल करना है तो वहां पे हम सेल टैक्स लगाया जाता है। अगर सेम एक ही स्टेट के अंदर जहां पे प्रोड्यूस किया गया है वहीं पे सेल भी कर रहे हैं तो वैट आप इंपोज करेंगे, वहां पे वैट लगाया जाता है। वहां पे जो एक्साइज ड्यूटी है वो टैक्स ऑन प्रोडक्शन होता है। अगर आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फैक्ट्री गेट से बाहर तभी आएगा जब आप एक्साइज ड्यूटी पे कर देंगे। कस्टम ड्यूटी की बात करते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक क्या होता है, इंपोर्ट ड्यूटी, एक क्या होता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी।
तो इंपोर्ट करने पे इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी होगी और एक्सपोर्ट करने पे एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी होगी। सर्विस टैक्स डिफरेंट सर्विसेज पे लगता है, जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ या चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको सर्विस देता है, तो डिफरेंट सर्विसेज पे जो टैक्स लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? सर्विस टैक्स। अब इन सब टैक्सेस को मिलाकर के एक कॉमन वर्ड आ गया है जिसको हम बोलते हैं जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस कर दिया है कौन से टैक्स द्वारा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स द्वारा। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सिंपल लैंग्वेज के साथ समझने की कोशिश की है कि मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में किसका डिफरेंस होता है, क्या क्या रिलेशन है। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस होता है किसका? एनआईटी का, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। एनआईटी क्या होता है? एनआईटी होता है आईटी माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज।